हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग जो है पहला वाला देख चुके हैं कि आखिर हमारे पास क्या होता है पाचन और क्या होता है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक क्या होते हैं और भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ क्या है इसे शेयर ज़रूर करिए। फेसबुक पे करिए, व्हाट्सएप पे करिए, जहाँ इच्छा हो वहाँ पे करिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिए। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपको बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो अल्फांसो कॉर्टी का नाम आपने सुना होगा, इटालियन हमारे पास थे वो ना, पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करते थे, किसके, रेप्टाइल्स के। और फिर वो उन्होंने किस पे काम किया, आरटीटी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पे ना। तो जो वहाँ पे कोक्लिया होता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, जिसको ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं, किसने खोजा था, अल्फांसो कोटाई ने ही खोजा था। ये हमारे पास इटालियन एनाटोमिस्ट थे, मतलब इटली के रहने वाले हैं, जिन्होंने कान में बताया कि बेसिलर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोक्लिया। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई बेसिलर मेम्ब्रेन के पास होता है। तो अब यहाँ पे आते हैं कि आखिर पाचन क्या होता है। पाचन होता है कि भोजन के बड़े क्या है जटिल अणुओं को सरल क्या है अवशोषण युक्त अणुओं में तोड़ने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। तो पाचन में हमारे पास एक चीज़ और है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब जल के द्वारा क्या होता है, उसका अपघटन, तोड़ना होता है, जल का विघटन। तो जब हम खाद्य पदार्थ को जल के द्वारा विघटित करते हैं, क्योंकि एंजाइम हो चाहे हार्मोन्स हो, सब में क्या रहता है, जल ही रहता है, क्योंकि जल के बगैर जीवन अधूरा है। 70 से 75% भाग पानी ही है हमारे शरीर का ना, पृथ्वी का भी वैसे है। तो प्लाज्मा में तो जानते हैं 90 से 92% भाग पानी है। तो सब कुछ उसी में है, इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, जल अपघटन उसको कहते हैं भोजन का। तो अब पाचन जब है तो जानते हैं कि भोजन क्या होता है। तो भोजन हमारे पास वो पदार्थ है कि जो हमको ऊर्जा और रॉ मटेरियल्स देता है, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी, मतलब शरीर की ग्रोथ और जो है ऊतकों की मरम्मत के लिए हमको जो खाद्य पदार्थ देता है, कच्चा माल मिलता है, वो हमारे पास क्या होता है, भोजन कहलाता है। कुछ भी वो पदार्थ जो हम खाते हैं और हमको जिससे एनर्जी मिलती है और हमको कच्चा पदार्थ मिलता है, रॉ मटेरियल्स, किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और काहे के लिए, ऊतकों की रिपेयरिंग के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो हम लोग उसे भोजन कहते हैं। भोजन तो जानते हैं शाकाहारी भोजन भी होता है, मांसाहारी भोजन भी होता है ना, सर्वाहारी भी होता है। लोग बहुत सी चीज़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होगा। आप चाहे नॉन वेज खाइए, चाहे आप वेज खाइए, चाहे आप मांसाहारी हों, चाहे आप शाकाहारी हों, आपको मिलने वाला है 7 ही चीज़ें, जिसको हम लोग कहते हैं कि पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा हमारे पास फैट या लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आलू को खाएंगे, गेहूँ को खाएंगे तो साथ में उसका न्यूक्लिक एसिड भी खा जाएंगे ना। बकरा खाएंगे, कुछ भी मुर्गा खाएंगे तो उसका जो DNA RNA होगा वो भी तो हम खा जाएंगे, तो वो होगा हमारे पास। उसके बाद मिनरल्स, मतलब खनिज हमारे पास, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये आयरन, सल्फ़र, जो भी चाहिए सब कुछ वो खाते हैं हम। उसके बाद हमारे पास है विटामिन्स, और विटामिन्स के बाद हमारे पास लास्ट में आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर। क्या है, वाटर। जल की आखिर क्या आवश्यकता है, जल इसलिए ज़रूरी है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और क्या है, रिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी में अगर जल रहेगा तो रिहाइड्रेट रहेगी, मतलब उसमें फिर से पानी आ जाएगा जब हम पानी पिएंगे तभी, नहीं तो पानी लॉस हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन ना। रिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन में थोड़ा अंतर याद रखिएगा कि जल्दीबाजी में मत कर दीजिएगा। डिहाइड्रेशन मतलब कि जल में पानी की कमी हो गई है, बॉडी में पानी की कमी, और रिहाइड्रेशन मतलब कि फिर से पानी आ गया है, जब पीते हैं तो आ जाएगा। और एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए हमारे पास जल की आवश्यकता होती है। और हमारे पास क्या होता है, जितने भी जल में अभिक्रियाएँ होती हैं बेटा, वो सब की सब ज़्यादातर सब जलीय विलयन में होती हैं। हम लोग विलयन 3 प्रकार का पढ़े हैं ना, जलीय विलयन, ठोस विलयन और क्या है, गैसीय विलयन। तो ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो जलीय विलयन में ही होती हैं, इसलिए जल की आवश्यकता होती है। और जल ही नहीं रहेगा तो फिर काम कहाँ से होगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर के बच्चों इसको सुनना है, और आप सुनते रहिए, हम बोलते रहेंगे और सुन सुन के ही चीज़ें याद होती हैं।
तो अब हम जानते हैं कि आते हैं कि पाचन में देख चुके हैं, तो पाचन में हमारे पास दो चीज़ें संबंधित हैं। पाचन में कितने पार्ट हैं भैया? दो। कितने कहेंगे हम? दो। कि जब हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं एंड एब्जॉर्प्शन, इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड क्या है? एब्जॉर्प्शन। पाचन और अवशोषण, क्योंकि जो भोजन होगा, बोल रहे हैं ना, वही पाचन होता है जो अवशोषण युक्त हो जाए। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जब डाइजेशन है तो डाइजेशन में कुल मिलाकर के दो भाग हैं, मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला भाग हमारे पास होता है क्या? हम बोले हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा एकदम हिंदी में बेटा बताएंगे, परेशान मत होइएगा, आहार नाल। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में इसको आहार नाल कहते हैं। गुड। और ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड, या जिसका नाम है डाइजेस्टिव क्या है? ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियाँ क्या कहेंगे? पाचन ग्रंथियाँ कहेंगे इसको हम लोग। आइए, ये हमारे पास जब हम आ गए आहार नाल, तो देखेंगे कि आहार नाल में कितने भाग हैं। आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये हो गया आहार नाल। और आहार नाल के भागों को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम है कि आहार नाल में हमारे पास क्या है? माउथ। क्या है बेटा? माउथ। एक चीज़ यहाँ पे और लिख लेना, फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? यहीं पे लिखेंगे कॉमन पासेज। क्या है? कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। इस चीज़ से भोजन और क्या है? हवा दोनों ही जाता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या है? माउथ के नीचे ही फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद आता है बेटा ओइसोफेगस। क्या है? ओइसोफेगस। एसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक मीन्स पेट ना। स्टमक के लिए बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास क्या आता है? एनस। क्या आएगा? एनस आएगा। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ये पहला पार्ट हुआ माउथ। माउथ को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। तो मुंह कहेंगे, और मुंह के बाद हमारे पास क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स को क्या कहते हैं बेटा? ग्रसनी। क्या कहेंगे हिंदी में? इसको कहते हैं ग्रसनी। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं बड़ी अच्छे से कि ताकि आपको हिंदी समझ में आए। ग्रसनी। इसको इसोफेगस को क्या कहते हैं बउआ? ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उदर। उदर मीन्स पेट, आमाशय। इसी को और दूसरा नाम क्या कहेंगे बेटा? आमाशय। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। क्या कहेंगे? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्या है? क्षुद्रांत। क्या है? क्षुद्रांत। हिंदी में कॉमन भाषा में कहें इसे छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। अब ये छोटी आंत है तो बृहदांत। क्या है? बृहदांत नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? सीधे सीधे बड़ी आंत, कि आप इसको समझ सकिए बस, बड़ी आंत। और एनस को क्या लिखा जाता है बेटा? गुदा। क्या लिखा है? गुदा लिखा जाता है। मलद्वार। इसको हिंदी में और क्या कहेंगे? मलद्वार। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कितने पार्ट हुए आहार नाल के? ये देखो आहार नाल, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। आप लोग नोट करते रहिए बउआ जिनको करना हो। पांचवा भाग, और ये छठवां भाग, और ये क्या है? सातवां भाग। और हम आपको बोले हैं कि फिजिक्स में हमारे पास मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड कितने हैं? 7 हैं। कंपोनेंट फूड कितने हैं हमारे पास? 7 हैं। हम आपको ये भी बोल चुके हैं कि 7 हमारे पास जानते हैं। फलों के नाम, सब्जियों के नाम बचपन में हम लोग याद करते थे। साथ ही हम लोगों को ये भी देखते थे कि भैया जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, इसमें रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमारे नेचुरल जो कलर्स हैं वो भी 7 ही हैं। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि हमारे आहार नाल में माउथ से लेकर क्या है? एनस तक, गुदा तक कितने पार्ट हैं बेटा? 7 पार्ट हैं। इनको हम लोग माउथ, फेरिंग्स ना, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये एक बहुत बेसिक और बारीक ये पता चल जा रहा है
कि थोड़ा समय में आपको पहले ये पूरे नाम पार्ट याद रहें तो ये ज़्यादा आपको सही रहेगा। अब हम इधर आते हैं बेटा, जिनको नोट करना होगा वो कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम देके हमको। इधर हम आते हैं कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड में अगर हम देखें, यहाँ से ये कर दे रहे हैं, ये इधर का डाइजेस्टिव ग्लैंड इधर लिख रहे हैं, तो पहला हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लार ग्रंथियाँ। और ये कितना होती हैं? इसको हिंदी में यहाँ लिख दे रहे हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ ठाकुर साहब कितनी होती हैं? 3 पेयर ना, तो क्या कहेंगे? 3 पेयर्स। कितनी बेटा? 3 पेयर्स होती हैं। लार ग्रंथियों के बाद हमारे पास क्या आता है? हम जानते हैं, सीधे नीचे जाएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि सबसे पहले गैस्ट्रॉन आएगा। पेट मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब पेट की ग्रंथियाँ, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा जठर ग्रंथियाँ। क्या है? जठर ग्रंथियाँ। आपकी एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन यह थोड़ा पीछे करके दिया है, उन लोगों के साथ लीवर वगैरह के साथ नहीं दिया है। फिर हमारे पास नीचे क्या आता है? लीवर आता है। लीवर आएगा। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत कहा जाता है। और यकृत के बाद हम कह रहे हैं कि हमारे पास है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय, या लक्ष्मण शक्ति की तरह जो डिओडेनम में लगी रहती है, अग्नाशय। और इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के बाद प्रोस्टेट है। अब इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है? ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सॉरी ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड होगा, तो इसको यहाँ लास्ट में लिखें, क्योंकि वो छोटी आंत में पाई जाती है डिओडेनम में, तो इसलिए लिखते हैं इसको ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। गुड बेटा। क्या है? इसको लिखने वाले थे, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये कहाँ पे पाई जाती है? सब म्यूकोसा। क्या है? सब म्यूकोसा। अभी आपको बताएंगे। म्यूकोसा ऑफ क्या है? डिओडेनम। डिओडेनम, डिओडेनम के सब म्यूकोसा में ये पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो हमारे पास ये क्या है? पाचन से संबंधित ग्रंथियां हैं कि जो पाचन में सहायक होती हैं। पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर पाई जाती हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि जठर मतलब पेट होता है हमारे, उसमें पाई जाती हैं, जो निकालेंगी HCl निकालेंगी, रेनिन निकालेंगी, पेप्सिन निकालेंगी, वो सब ग्रंथियां ही हैं। उन्हीं ग्रंथियों की कोशिकाएं निकालेंगी। लीवर को आप जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है, यकृत जिसे हम कहते हैं। पेनक्रियाज क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे पास होती है, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। देखो इसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को निकालती है। और हमारे पास एक ग्लैंड और है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। सब म्यूकोसा आप क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब डिओडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन का एक है, तो इसको हम लिखेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्या है? कुहन। याद रखिएगा, बेस ऑफ बिलाई में ये पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही खुद का लोकल है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी पाई जाती हैं ग्रंथियाँ, जो ग्रंथियों की तरह कार्य करती हैं। इंटेस्टाइन ग्रंथियाँ होती क्या है बेटा? ग्रंथियाँ कुछ नहीं होती। ग्रंथियाँ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि सिक्रीशन का स्राव करती हैं। किसका? जो कि सिक्रीशन करती हैं, स्राव करती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसके 7 पार्ट हम लोगों ने देखा। और जो पाचन से संबंधित ग्रंथियां हैं उसको हमने 1 2 3 4 5 6 मतलब उसके 6 भाग हमारे पास हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और देखेंगे, क्योंकि इसी में देखेंगे कि हमारे पास माउथ में कोई भी पार्ट जो आपका है, दांत है, आपका जीभ है, उसको हम जानते हैं। फेरिंग्स में भी आप जानते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं। ओइसोफेगस में भी नहीं। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, ये भी देखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये भी हम देखेंगे। नहीं, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर है, इसलिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है? डिओडेनम ही होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फेरिंग्स लिखा और उसे डिओडेनम को इसमें कर दिए हैं। तो आइए, अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा।
माउथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे और दांत पढ़ेंगे, इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। फेरिंग्स कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर होता है। ओइसोफेगस ग्रसिका होती है। स्टमक के कितने पार्ट हैं बेटा, 3। तो हम यहाँ पे स्टमक को ऐसे करके दिखा दे रहे हैं कि स्टमक के हमारे पास कितने पार्ट हैं बेटा, 3। और आप लोग उसको जानते हैं। पहला पार्ट हमारे पास स्टमक का है कार्डियक, क्या बेटा, कार्डियक, जिसको हम कहते हैं CARDIAC, कार्डियक, क्या है, कार्डियक। दूसरा क्या है हमारे पास, फंडस, फंडस मतलब मेन पार्ट, क्या है बेटा, फंडस या फंडिक मेन पार्ट। और तीसरा क्या है बेटा, पाइलोरिक। कितने पार्ट स्टमक के, 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडक और पाइलोरिक। अब यहाँ आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3 पार्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे पढ़ के लिखेंगे। पहला हमारे पास है डिओडेनम, डिओडेनम क्या है, डेनम। दूसरा हमारे पास है क्या है, जेजेनम, जेजेनम। और तीसरा हमारे पास है इलियम, ILEUM, याद रखिएगा। एक इलियम आपका ILIUM वो कोक्सल बोन में होता है। तो स्टमक के 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम, जेजेनम और क्या है, इलियम होता है। हम यहाँ से थोड़ा और आते हैं कि दिखाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं बेटा, 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन का, देखिएगा यहाँ पे हम कह रहे हैं सीकम, क्या है, सीकम। और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉलन, क्या है, कॉलन। और तीसरा हमारे पास क्या है, रेक्टम। कितना भाई, रेक्टम होता है। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है। स्टमक के 3 पार्ट हैं भैया, यहाँ देखिए, कार्डियक, फंडस और क्या है, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडेनम, जेजेनम और क्या है, एलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट फिर हैं, सीकम, कॉलन और क्या है, रेक्टम। तो ये जो कॉलन हमारे पास है, इसके पास अब हम ये थोड़ा आपको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना होगा, क्योंकि हम कॉलन के 3 पार्ट लिखेंगे। तो यहीं पे कॉलन से ही हमारे पास होता है कि 3 पार्ट हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है कॉलन। तो कॉलन में 3 पार्ट चल रहे हैं, लिखेंगे कि कॉलन का आखिर 3 पार्ट कैसे बनता है, क्या होता है 3 पार्ट। तो ये हमारे पास है कि आपको पता है कि मान लीजिए, बस छोटा सा एक डायग्राम देखना है, बहुत ही बारीक है, ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि एक जो यहाँ से सीधे भाग आया है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टमक। इसके ऊपर ओइसोफेगस है, ये ओइसोफेगस यहाँ से यहाँ तक लंबी सी, इसके ऊपर फेरिंग्स है, इसके ऊपर माउथ है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पास हमारा स्टमक है। स्टमक के बाद ये सी शेप जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, डिओडेनम है। और डिओडेनम के बाद जब हम कह रहे हैं कि स्टमक से सीधे ये किसका है, सीधे सीधे चालू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्या है, बहुत ही कुंडली वाला नुमा संरचना है, तो इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी सुपर क्वाइलिंग होगा उसी को हम क्या कहते हैं, जेजेनम और क्या है, इलियम कहेंगे। और ये धीरे धीरे क्या करेगी, यहाँ से ऐसे निकल करके आएगी, और यहीं पे थोड़ा सा आपको एक दूसरे प्रकार की संरचना मिलेगी, जिसे हम कहेंगे क्या है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये थोड़ा सा भाग फूला हुआ ऐसे रहेगा, और यहाँ से इसके बाद ऐसे ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगी। ये क्या बन रहा है बेटा हमारा, कॉलन। क्या बन रहा है, कॉलन बन रहा है। और ये एनस, रेक्टम, और यहाँ पे एनस। तो यहाँ से ये इस तरीके का जो भाग है वही हमारे पास क्या है, कॉलन है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस क्या है, बड़ी आंत में खुल रही है। तो बड़ी आंत का ये जो पहला भाग है, यहीं पे हमारे पास एक अलग से इसीलिए बना रहे हैं वर्मीफॉर अपेंडिक्स, एक क्या है, उंगली नुमा इस तरीके की संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे ये। तो ये सीकम है, जो पहला भाग हमारे पास है यहाँ पे, ये सीकम है। इसी को हम क्या कहेंगे, सीकम, CAECUM, सीकम है, जिसमें खुलता है छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत खुलेगी, इसमें देखो ऐसे खुल रही है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सब कॉलन है, सब क्या बेटा, कॉलन है। तो ये वाला कॉलन क्या हो गया, असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन का मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो ASCENDING असेंडिंग कॉलन होता है ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं बताइए, आरोही क्रम में ऊपर की तरफ जा रहा। ये हमारे पास बेटा क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन का मतलब क्या है, दैर्घ्य एकदम ऐसे जो क्षैतिज है। और ये कौन सा है बेटा, डिसेंडिंग कॉलन। क्या है, डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, अवरोही, नीचे की तरफ जो आ रही है। और एक भाग इसका अब अभी नया जुड़ गया है एनसीईआरटी में, आपको याद रखिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जुड़ा है, ऐसे से ऐसे देखो, इसे लग रहा है कि आधा यस है, क्या है, यहाँ से इसे आधा यस, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कॉलन। क्या कहेंगे, सिग्मॉइड कॉलन कहा जाता है। और ये भाग हमारे पास है रेक्टम, थोड़ा यहाँ पे सिग्मॉइड है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारे पास है रेक्टम। रेक्टम तो आप जानते हैं ये बड़ी आंत का भाग है, और ये कॉलन के ही 4 भाग हो गए। और ये हमारे पास क्या है, एनस, इसे क्या कहेंगे, एनस कहेंगे। गुदा हम लोग कहते हैं जिसे मलद्वार कहा जाता है। तो आप लोग इसको देखें थोड़ा सा, अब जब इसको देख लिए तो स्टमक के भी 3 पार्ट देख लीजिए। ये जो पहला भाग है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कार्डियक। क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक। ये जो भाग है जिसको हम कहते हैं फंडस, क्या कहते हैं, फंडस। फंडस ही मेन बॉडी का पार्ट होता है, मेन स्टमक का मेन पार्ट क्या है, फंडस। इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं बेटा, पाइलोरिक कहते हैं। अब हम आ गए हैं कि फंडस में जैसे ओइसोफेगस से खाना जब आ रहा है, भोजन जब आ रहा है, तो जब हमारे पास ये भोजन आता है कहाँ पे, पेट में, तो पहले देख रहे हैं ना, हाँ, ये यहीं पे एक हमारे पास स्फिनेक्टर मिलता है। स्फिनेक्टर मतलब अवरोधनी। क्या है, अवरोधनी मतलब यहाँ पे कार्टिलेजिनस फ्लैप है, और वो क्या करते हैं, ढक्कन बनाती है, जिसका नाम है हमारे पास जानते हैं गैस्ट्रॉन मीन्स पेट होता है, तो उसका नाम है गैस्ट्रो न, ये क्या हो गया, गैस्ट्रो ओइसोफेगस, क्योंकि ऊपर से ओइसोफेगस, तो गैस्ट्रॉन और ओइसोफेगस के बीच में संरचना रहती है ओइसोफेगस, तो हम कहेंगे गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। क्या है, स्फिनेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, क्या बताइए, जठराग्नि। क्या है, जठर में आने वाली, क्या है, अवरोधनी। क्या है, जठर में भोजन को आने से पहले कौन सा एक अवरोध का सामना करना पड़ता है, जिसका नाम है जठरागम। क्या है, अवरोधनी। जठर में आगमन, जठर में आगमन, जठर मीन्स होता है पेट, और उसमें होगा आगमन, तो उससे पहले मुलाकात होगी किसे, जठरागम अवरोधनी से। उसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। ये ढक्कन भोजन को खटाक से नहीं गिरने देता। इसमें जब भोजन आएगा तो ये थोड़ा थोड़ा इसे हट जाएगा, और भोजन तब क्या है, आराम से पेट में। इसीलिए जब ऐसे हमको खूब घूर मुड़ के बैठ के खाते हैं तो ऐसा लगता है कि खाना यहीं पर अटका है, खंडवा यहीं पे अटका है। शाम होते यहाँ गैस वैस बनना चालू हो जाती है। हो सके तो खाना जो कहते हैं कि ज़मीन पे बैठ के खाइए, ज़मीन पे बैठ के खाइए, लेकिन फिर आपकी थाली भी चौकी पे होनी चाहिए, मतलब ताकि आप ऐसे ऊंचे रहें। और भोजन जब थाली ऊपर रहे, तो कुछ लोग देखो थाली उठा के हाथ में खाते हैं, ऐसे ऐसे खाते हैं ना, गिरेगा भी नहीं, और भोजन के लिए हमको ऐसे मुड़र के भी नहीं बैठना पड़ेगा, तो जाएगा। या तो कुर्सी पे बैठ के खाइए, और नहीं तो सबसे अच्छा है खड़े होके खाइए। भले लोग कहते हैं कि अरे खड़ा होके ना खाइए, लेकिन खड़े रहते हैं तो आपकी आँत क्या है, पूरा सीधे से भोजन जाता है यहाँ पे ना, सीधे यहाँ पे क्या है दिखा रहे हैं, यहाँ पे अड़ता नहीं, यहाँ पे भोजन अड़ेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा चौकी बैठ गए। तो गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर है, और यहाँ पे एक दूसरा स्फिनेक्टर है, यहाँ पे एक दूसरा ढक्कन है अवरोधनी, जिसका नाम है बेटा पाइलोरिक स्फिनेक्टर। क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिनेक्टर। क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिनेक्टर, पाइलोरिक स्फिनेक्टर। अच्छा, इसका नाम क्या है, क्यों ऐसा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई हमको, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि भोजन के बैकफ्लो को, भोजन के क्या है, उल्टा न जाने लगे। जैसे जब वॉमिटिंग होती है तो देखो यहाँ कितना दर्द होता है, क्योंकि ढक्कन फिर क्या उल्टा खुलता है, ढक्कन क्या है उल्टा खुलता। ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी, ऐसा लगता है जान निकल जाएगी ना, क्योंकि इसी ढक्कन को उल्टा खोलना है। भगवान एक डायरेक्शन में बनाए हैं, और तुम ज़बरदस्ती दूसरे डायरेक्शन में खोल रहे हो, तो क्या होगा, दर्द तो होगा ही होगा। तो
तो इसलिए कहते हैं कि ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ क्या है फूड, भोजन का जो है फ्लो क्या हो, उल्टा ना हो जाए, बाहर ना हो जाए, इसलिए भगवान ढक्कन के बस डालो एक तरफ, इधर से निकालो नहीं, जब यहाँ से आया तो इधर का ढक्कन अब उधर नहीं जाएगा भोजन, तो प्रेशर इधर पड़ेगा फिर इधर आएगा। जब यहाँ से पाइलोरिक में से छोटी आंत में आ गया तो फिर जब छोटी आंत में आ गया तो इसका फिर अब क्या है, छोटी आंत से भोजन कहाँ, पेट में नहीं जाएगा, पेट में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, भोजन का बैक फ्लो। वोमिटिंग क्या होती है, जो भोजन पेट में रहता है उसी की वोमिटिंग होती है, आंत वाला भोजन थोड़ी ना ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये पेट ही वाले का होता है। तो इसीलिए भगवान क्या बोले कि इधर से इधर भोजन आ जाए तो अब इधर उल्टा ना जाए, इधर से इधर आ गया तो इधर उल्टा ना जाए, इसलिए 2 ढक्कन लगा दिए कि एक बार इधर का रोकना है और एक बार इधर का है। इधर वाले में तो उल्टी उल्टी होकर जा सकता है, लेकिन इधर जब चला गया तो फिर बैक फ्लो होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बोले अभी थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को देखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आप ये देखिए कि ये जो यहाँ से सी शेप है, पहले इसको यू शेप पढ़ाया जाता था, लेकिन एनसीईआरटी जो है अब वो भी मान ली कि ये क्या है, सी शेप होता है। तो कहेंगे ये सी शेप का क्या है, देखो इसे सी नहीं बनाया यहाँ से यहाँ तक, डिओडेनम। क्या है ये बेटा, डिओडेनम। पहला पार्ट आप देख चुके हैं, डिओडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, तो इसका नाम है डिओडेनम। सारे पार्ट्स आप खोजिए, जो हमने 7 लिखवाए हैं उसी में देखो सब यहीं पे है, और फिर उसके सारे पार्ट। डिओडेनम ये भाग यहाँ से यहाँ तक का क्या है, डिओडेनम है। ये जो थोड़ा देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, जेजेनम। क्या है, जेजेनम। तो इसको हम लोग कहते हैं जेजेनम कहते हैं, जेजनम कहते हैं, तो ई भी लगा देते हैं कभी कभार, जेजेनम। और ये जो सुपर क्वाइलिंग हुई है, देख रहे हो, सुपर क्वाइलिंग हुई है, तो ये क्या है, इलियम। क्या कहेंगे, इलियम, जो लिखे थे ILEUM। अगर ILIUM रहेगा तो यहाँ पे कोक्सल बोन होती है उसका है, लेकिन ये क्या है इसमें, तो हम यहाँ पे देखो ये तीनों को इसमें कर दिए, ये किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। डिओडेनम ये सी शेप वाला, ये है जेजेनम, और ये क्या है, इलियम। तो हम स्टमक के तीनों पार्ट देख चुके, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। हम स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट देख चुके, डिओडेनम, जेजेनम और क्या है, इलियम। हम लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट देख चुके, क्या, सीकम। यहाँ से यहाँ तक के लेकर के कॉलन, क्या है, कॉलन, और यहाँ से भी कॉलन है, और यहाँ से यहाँ तक के रेक्टम, और यहाँ से यहाँ तक के लेकर के एनस हमारे पास है, क्या है, एनस है। और हम कॉलन के भी 4 पार्ट देख चुके, ये क्या है, सीकम पहला पार्ट, ये क्या है, असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलन, ये क्या, सिग्मा। अगर कॉलन का हम वो करें कि कॉलन में हमारे पास कितने पार्ट हैं, तो देखो ये जो असेंडिंग कॉलन है पहला पार्ट, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स कॉलन दूसरा पार्ट, ये क्या है, कॉलन का तीसरा पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, जो सिग्मॉइड वाला है, ये क्या है, चौथा पार्ट यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक ही का पूरा क्या है, रेक्टम। तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये क्या है, एनस हमारे पास होता है। तो हम लोग ये पूरा देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली माउथ के बारे में, और माउथ में हम आपको बता चुके हैं कि माउथ में बेटा क्या होता है, कितना चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा अगर आपको जल्दी लग रहा होगा तो बताइएगा, तो इसको हम हटाते हैं, जिसको चित्र बनाना होगा वो बना लेगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्योंकि अभी हम आहार नाल की ही बात कर रहे हैं, अभी पे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका नाम लिखे हैं। तो हम आपको कम टाइम में ज़्यादा मैटर देना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अपनी एनसीईआरटी क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक पढ़नी ही होगी। आप नीट वाले हैं तो आपको तो कंपलसरी ही है, आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बायो के क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले थे कि हमारे पास हम बोले हैं कि माउथ से लेकर के, जैसे ये बनाए हैं कि यहाँ से ओइसोफेगस है, ये स्टमक है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास ना, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही है तमाम चीज़, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इधर से आए तो एनस यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये कॉलन सीकम स्टार्ट हुआ, सीकम से यहाँ पे क्या है, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और यहाँ से हम कह रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसको इसलिए बस ऐसे बना रहे हैं कि दिखाने के लिए आपको कि इस लार्ज इंटेस्टाइन में ये सिग्मॉइड है, ये रेक्टम है, और ये क्या है, एनस है। तो माउथ से लेकर के हमारे पास नहीं, ओइसोफेगस से लेकर, इसीलिए हमने ओइसोफेगस बनाया। तो कहाँ से बेटा, ओइसोफेगस
फेगस से ले करके ओइसोफेगस, ओइसोफेगस का मतलब आप समझ गए ना, ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका। एनस तक, एनस मतलब गुदा। इनमें कितनी लेयर होती है? 4 लेयर। कितनी लेयर होती है बेटा? 4 लेयर होती है, 4 परत होती है। कहाँ? यहाँ से ले करके एनस तक 4 परत होती है, जो कि हमारे पूरे आहार नाल की कवरिंग है। क्या है? पूरे आहार नाल की कवरिंग है, पूरे आहार नाल को ढकती है। तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि ये सबसे जो बाहर वाली परत है, सबसे बाहर वाली परत, ये ऐसे, ये क्या है? सेरोसा। पहली लेयर का नाम क्या है? सेरोसा। अभी काट के दिखाएंगे। दूसरी इससे जो अंदर रहेगी, इससे थोड़ा जो अंदर है, उसको क्या कहेंगे? मैस्कुलरिस। क्या कहते हैं? मैस्कुलरिस कहेंगे। तीसरी अंदर हमारे पास और जो है उसको सब म्यूकोसा। क्या कहेंगे? सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर जो है उसको हम क्या कहेंगे? म्यूकोसा। तो आपको लग रहा होगा कि सर जी तो पूरा आहार नाल आप छेंके दे रहे हैं, तो इसको हम दिखा रहे हैं कि सेरोसा, हाँ बेटा बताओ, मैस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और क्या है? म्यूकोसा। तो ये हमारे पास देखिए 4, तो हम इसी को दिखा रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास आहार नाल का डाइसेक्शन है, हम आहार नाल को काट दिए हैं। अब ये आहार नाल का पूरा अंदर वाला भाग है। कौन सा? अंदर वाला भाग है। तो सबसे बाहर जो भाग है वो क्या है? सेरोसा। क्या है? सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से देखो ऐसे बना होगा कि यहाँ पर रिंग रिंग। क्या है? रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा गाना सुने हैं ना, वही वाला। तो ये क्या है? ये वर्तुल है। क्या है? वर्तुल है, जिसको हम रिंग वाला कहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा इनर सर्कुलर, आउटर क्या है? लॉन्गिट्यूजनल, जबकि ये आउटर वाली लॉन्गिट्यूजनल हमको दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में जो है भैया मानेंगे, क्या करेंगे। पर इधर वाली क्या है? वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास है ऐसे ऐसे हैं। तो आप जान रहे हैं वो कह रहे हैं इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूजनल। लेकिन ये देखो, ये तो इनर वाली क्या है? लॉन्गिट्यूजनल है। आउटर क्या है? ये हमारे पास सर्कुलर है। तो इस तरीके की लेयर आपको एक और मिलेगी, इस तरीके की। ये दोनों ही मिल के क्या बनाती हैं? मैस्कुलरिस। क्या बनाती हैं बेटा? ये दोनों ही मिल करके मैस्कुलरिस बनाती हैं। तो यहाँ से ले करके ये वाली भी, ये वाली भी, ये दोनों क्या है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस का मतलब मसल्स, मांसपेशियों की बनी हुई होती है। इसमें क्या होता है? लोज कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा, सबसे बाहर होती है। इसमें सब इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूजनल होगी। इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा और कुछ तिर्यक कोशिकाएं भी पाई जाएंगी। इसके बाद एक लेयर यहाँ से यहाँ जो हम बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ, याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ हम बना रहे हैं। तो देखो पहली क्या हो गई? सेरोसा। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई बेटा? मैस्कुलरिस। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे? सब म्यूकोसा। ये क्या बेटा? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में सब कुछ पाया जाता है। सब म्यूकोसा में सब कुछ पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा बेटा? ब्लड ना, लिम्फ वेसल्स, ब्लड और क्या है? लिम्फ वेसल्स, और क्या है हमारे पास? नर्व सेल्स भी पाई जाएंगी। ये सब लिख रहे हैं कि ब्लड की कोशिकाएं, लिम्फ की कोशिकाएं तथा नर्व सेल सब पाया जाएगा। ये वाली यहाँ से यहाँ तक हो गई सब म्यूकोसा। और इसके अंदर एक देखो ये ग्रीन वाला जो ऐसे ऐसे बनाएगी संरचना, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ से क्या है बेटा? म्यूकोसा। क्या है ये? म्यूकोसा। और ये जो खाली स्थान बचा, ये क्या है? लूमेन। क्या है? ल्यूमेन, मतलब स्पेस जिसमें से भोजन ऐसे जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। क्या है बेटा? ये ल्यूमेन हमारे पास है। तो सबसे ये 4 लेयर होगी। देखो सबसे बाहर वाली सेरोसा, और मैस्कुलरिस में कितनी लेयर हैं? 2। पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। तो इसको हम कहते हैं इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूजनल। जबकि है आउटर क्या है? बताओ देखो, आउटर क्या है? सर्कुलर, इनर क्या है? लॉन्गिट्यूजनल। तो जैसा एनसीईआरटी में दिया है बेटा, वैसा हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपका नीट का एग्ज़ाम होता है। आपका किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे तो आजकल एनसीईआरटी ही बेस्ड है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो। यहाँ तक कि नेट को क्वालिफाई करना है आपको, बीएससी भी करनी है, आपको एमएससी तक जाना है ना, फिर उसके बाद नेट क्वालिफाई करना है, कुछ भी करना है तो आपको एनसीईआरटी के बेस्ड पे ही चलना पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी खुद बदल दे कुछ सालों तक बाद, तो हमको भी वैसा करना पड़ेगा।
तो हमारे पास मस्कुलरिस में 2 लेयर है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मानेंगे। ये उससे अंदर क्या है, सब म्यूकोसा, उसके अंदर क्या है हमारे पास म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में आप जानते हैं म्यूकोसा में सब कुछ पाया जाएगा। कौन सा, ब्लड वेसल्स, हम कहेंगे लिम्फ क्या है, वेसल्स, नर्व सेल्स, और नर्व सेल के बाद म्यूकोसा का एक बहुत बड़ा रोल है कि जितनी भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, क्या एक को छोड़ करके ना, ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन क्या है म्यूकोसा। ग्लैंड्स आर क्या है, सिचुएटेड, क्या है सिचुएटेड, मतलब स्थित होती हैं कहाँ पे, सिचुएटेड इन, बताओ कहाँ पे बेटा, म्यूकोसा। कहाँ पे, म्यूकोसा में ही होती हैं। जो ग्रंथियाँ होती हैं कहाँ पे बेटा, म्यूकोसा में ही होती हैं। एक ग्रंथि को छोड़ के सब म्यूकोसा में कौन पाया जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि ये सब म्यूकोसा है और सब म्यूकोसा में ग्रंथि पाई जाती है जिस ग्रंथि का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड केवल सब म्यूकोसा में पाई जाती है, नहीं तो सारी की सारी, बार बार बोल रहे हैं बेटा, नीचे न दिख रहा होगा तो भी बार बार बोल रहे हैं कि देखो सारी की सारी ग्रंथियाँ कौन सी, पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ वो कहाँ पर पाई जाती हैं, म्यूकोसा में ही पाई जाती हैं। एक को छोड़ करके इसको ब्रूनर्स ग्लैंड। अगर और एडवांस में थोड़ा पूछेंगे तो माउथ वाली कौन सी, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स, जो माउथ के बाहर होते हैं। क्या होता है, माउथ के बाहर होती हैं। तो अभी हम आहार नाल की बात, तो बताइए पूरा का पूरा आहार नाल जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, उसमें कितनी लेयर होती है बेटा, 4। बाहरी सेरोसा ना, उसके अंदर अब देखो हम सीरियल बना रहे हैं कैसे, कि आपको ऐसे दिखाने के लिए सबसे बाहर क्या है, सेरोसा, क्या कहेंगे, सेरोसा के अंदर देखो जा रहे हैं ना, मस्कुलरिस, क्या कहेंगे बेटा, मस्कुलरिस के अंदर हम और गए तो क्या हमारे पास पाया जाएगा, देखो इसके आगे लिख रहे हैं सब म्यूकोसा, क्या लिखेंगे, सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर गए तब म्यूकोसा। तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा। तो कहेंगे लूमेन कौन बनाती है, म्यूकोसा ना। आहार नाल में जहाँ भोजन जाता है सबसे पहले उसको कौन मिलता है, म्यूकोसा ना। म्यूकोसा में ही क्या पा जाते हैं, पाचन ग्रंथियाँ। म्यूकोसा में ही क्या, म्यूकोसा ही हमको मेन बचाती है हमारी बॉडी को, आहार नाल खराब ना हो, तो इसलिए म्यूकस वगैरह भी यही निकालती है, ब्रूनर्स ग्लैंड भी कुछ म्यूकस निकालती है। तो हमको 4 लेयर मिल गई हैं। पहली लेयर सेरोसा, कहाँ, माउथ से नहीं, ओइसोफेगस से लेकर के नस तक, माउथ से नस तक भी होता है लेकिन यहाँ स्पेशली ये है 2, और ये क्या है तीसरा, और क्या है ये चौथा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरोसा इज एब्सेंट इन कहाँ पे, ओइसोफेगस। तो लिख लेना यहाँ पे सेरोसा नहीं पाई जाती है, कहाँ पे, ओइसोफेगस में। तो सेरोसा ये बहुत बार आ गया है, इज एब्सेंट इन, कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी, एब्सेंट इन कहाँ पे, ओइसोफेगस में बेटा सेरोसा वाली लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो याद रखिएगा सेरोसा इज एब्सेंट इन ओइसोफेगस, मतलब ग्रसिका में सेरोसा की लेयर नहीं पाई जाती है। हाँ, तो अब हम लोग भाई क्या देखेंगे, माउथ क्या है, माउथ क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्या है, ओइसोफेगस। तो माउथ में हम देखेंगे कि हमारे पास ब्यूकल कैविटी है, मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा में जो हमारे पास लार ग्रंथियां हैं वो बाहर हैं, क्या हैं, बाहर, लार ग्रंथियां बाहर हैं, क्योंकि अभी लार ग्रंथियों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल किसकी, अभी आहार नाल की बात कर रहे हैं। तो जब हम आहार नाल में आए तो आपको सबसे पहले पड़ा माउथ, क्या है, माउथ को हम क्या कहते हैं, मुख। अब मुख में ही होता है क्या, माउथ कैविटी, क्या है, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी का मतलब बेटा हुआ मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा। और मुख गुहा में क्या क्या है अब जानते हैं आप। मुख गुहा में हमारे पास पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ है तीत, क्या कहेंगे, तीत कहेंगे। तीत मीन्स क्या होता है बेटा, दांत, तीत मीन्स दांत होता है। और हम लोगों के जो दांत हैं, थोड़ा दांत के बारे में अब हम गहन अध्ययन करेंगे। आइए आपको दांत की थोड़ी मॉर्फोलॉजी, थोड़ी क्या है फिजियोलॉजी, और थोड़ी सी क्या है एनाटॉमी बताते हैं।
दांत में पहले बात याद रखिएगा कि दांत हमारा कहाँ पे रहता है, सॉकेट में। कहाँ पे, सॉकेट में। तो जो सॉकेट होता है आप जानते हैं कि अगर ये सॉकेट में है, सॉकेट का मतलब लोअर जा या अपर जा में, तो हमारे पास यहाँ दो पार्ट कर रहे हैं। सॉकेट कहाँ मिलेगा, लोअर जा न, एंड क्या है, अपर जा। लोअर जा एंड कहाँ से बेटा, अपर जा। ये लोअर जा और अपर जा न, निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में जब ये धंसे रहते तो उसको हम सॉकेट कहते हैं। और इस प्रकार के दांत को क्या कहा जाता है, थीकोडोंट। क्या कहेंगे, थीकोडोंट। दांत जब सॉकेट में हो ना तो उसको हम क्या कहते हैं, SOCKET भी लिख सकते हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, थीकोडोंट। जो दांत कहाँ सॉकेट में रहेगा उसको हम कहेंगे थीकोडोंट कहेंगे। हम लोगों के दांत, सारे के सारे मैमल्स के दांत क्या होते हैं, थीकोडोंट। इसको हम क्या कहेंगे, थीकोडोंट कहेंगे। डोंट, थीकोडोंट का मतलब दांत क्या है, जबड़े में धंसे रहते हैं, सॉकेट में धंसे रहते हैं। अच्छा, ये पहली चीज़ हुई थी। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि हमारा जो दांत है 2 बार उगता है। कितनी बार उगता है बेटा, 2 बार उगता है। एक बार जब उगता है तो बचपन वाला दूध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम जब होता है दांत 2 बार ग्रो करता है। दांत क्या करेगा, ग्रो, मतलब ग्रोइंग ऑफ टीथ, ग्रोइंग ऑफ टीथ। दांत क्या है, उपज, या दांत कैसे कितनी बार ग्रो करता है, 2 बार। पहली बार जब हमारे पास होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मिल्क टीथ। क्या कहेंगे बेटा, मिल्क टीथ कहते हैं। और मिल्क टीथ को ही क्या करते हैं, डेसिडुअस। क्या कहेंगे, डेसिडुअस कहेंगे। क्या कहेंगे, डेसिडुअस टीथ कहते हैं। और ये डेसिडुअस टीथ कब होता है, बच्चे में होता है, लगभग 10 से 12 साल तक। मान लो आपको ये दांत रहता है 10 से 12 साल तक, कभी कभार 8 से 10 ही साल तक रहता है। दूसरा हमारे पास क्या है, परमानेंट टीथ। क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होता है, जब एक बार मिल्क टीथ उखड़ जाता है, मिल्क टीथ उखड़ जाता है, टूट जाता है, तब जो दांत उगता है उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ का दूसरा नाम है एडल्ट। क्या है, टीथ। एडल्ट टीथ का मतलब जो बच्चे में पाया जाता है, इसको भी क्या कहेंगे, चाइल्ड टीथ, मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ कहा जाता है। तो थोड़ा अब ये इसको हम इसलिए 2 बार उगता है, इसलिए दांत को हम दूसरा हमारे पास क्या हो गया, डाईफायोडोंट। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि दांत 2 बार उगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाईफायोडोंट। क्या कहेंगे, डाईफायो क्या है, डोंट। डाईफायोडोंट मतलब दांत जब 2 बार उगता है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, डाईफायोडोंट। और दांत जब सॉकेट में लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट। कितना, थीकोडोंट। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको फिर से जो है थोड़ा और आगे लिखेंगे कि दांत हमारे पास बेटा कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। मतलब दांत हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, तो हम एक ही तरीके का दांत नहीं होता, तो हम कहेंगे डिफरेंट क्या है, टाइप ऑफ टीथ होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। क्या कहेंगे, हेटेरोडोंट कहेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है हेटेरोडोंट। क्या कहेंगे, हेटेरो क्या है, डोंट। हेटेरोडोंट मतलब अलग अलग प्रकार के, तो क्या कहेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दांत। तो मुख्य रूप से हमारे पास कितने प्रकार के दांत हैं बेटा, 4 प्रकार के। क्या कहेंगे, 4 टाइप ऑफ टीथ। क्या कहेंगे, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के हैं हमारे पास, 4 प्रकार के हैं। पहला को हम लोग कहते हैं इनसीजर। क्या है, इनसीजर। क्या कहेंगे, इनसाइजर कहते हैं या इनसीजर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक। कृंतक का काम क्या है बेटा, काटना। क्या कहेंगे, काटना। ठीक। दूसरा कहेंगे कैनाइन। क्या कहेंगे, कैनाइन। कैनाइन को हम लोग क्या कहेंगे, रदनक। क्या कहेंगे, रदनक। रदनक का नाम है क्या, चीड़ना फाड़ना। क्या कहेंगे, चीड़ना, या कहेंगे इसी को फाड़ना। चीड़ना और फाड़ना कहते हैं। देखो ये हमारे पास जो इंसाइजर है, इंसीजर या इंसाइजर कहिए, ऐसे कट से जो काटते हैं, आगे से अमरूद जो काटते हैं, ऐसे क्या है, काट रहे हैं, वो होता है हमारे पास इंसाइजर न, काटना।
और जब हम कहेंगे इसे कैनाइन, ऐसे दांत में देखो ऊख लगा के गन्ना लगा के इसे करते हैं ना, उसको करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फाड़ना। कुत्ते के ये कैनाइन वाले क्या होता है? बड़े पकड़ के इसे फाड़ देता है। क्या कहता है? फाड़ देता है। तो चीरना या फाड़ना। तीसरा हमारे पास है क्या? प्रीमोलर। क्या नाम है बेटा? प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। बेटा थोड़ा किताब से भी देख लेना, थोड़ा हिंदी एक आध स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है। अग्रचवर्णक के बाद क्या कहेंगे? प्रीमोलर के बाद क्या है? मोलर। मोलर को क्या कहेंगे? चवर्णक। क्या कहेंगे? चवर्णक कहेंगे। इन दोनों का ही काम क्या है? पीसना। क्या काम है? इसका काटना, इसका चीरना फाड़ना, और इन दोनों का ही काम क्या है बेटा? पीसना होता है। तो ह्यूमन में ना हमारे पास या ज़्यादातर मैमल्स में कितने होते हैं दांत? 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसको हिंदी में कृंतक, रदनक, न अग्रचवर्णक तथा क्या है? चवर्णक कहते ना, चवर्णक कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इसका काम काटना, चीरना, फाड़ना, और इन दोनों का क्या है? पीसना। तो हमारे पास अब हम देखेंगे कि एडल्ट का डेंटल फार्मूला और चाइल्ड का डेंटल फार्मूला। एडल्ट का डेंटल फार्मूला और चाइल्ड का डेंटल फार्मूला कि बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं और वयस्कों में कितने दांत पाए जाते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया? हेटेरोडोंट। तो हमको थोड़ा सा आप एक बार बता दीजिए कि हम दांत को क्या लिख सकते हैं। हम आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि ना विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्या है? टीथ। तो लिखेंगे टीथ्स आर क्या है? थीकोडोंट। सही है कि गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि कहाँ पाया जाता है? सॉकेट में। ठीक है। और हम कहेंगे कि हमारे पास टीथ और क्या होते हैं? डेसिडुअस या कहेंगे डाईफायोडोंट। क्या कहता होता है? दांत डाईफायोडोंट होता है। ये सही है कि गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि 2 बार उगता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा हम कहेंगे कि टीथ और क्या है? हेटेरोडोंट। क्या कहेंगे? हेटेरोडोंट। ये सही है कि गलत है? सही है। तो ऐसे में चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑल क्या है? आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये ऊपर जितने हैं सब के सब करेक्ट हैं। थीकोडोंट किस लिए बेटा? क्योंकि ऐसा है कि दांत कहाँ पे होता है? सॉकेट में होता है, इसलिए थीकोडोंट कहा जाता है। थीका में धंसा है। डाईफायोडोंट काहे के लिए बेटा? कि क्योंकि दांत हमारे 2 बार उगते हैं। एक बार क्या है? मिल्क टीथ, और दूसरा क्या है? परमानेंट या एडल्ट टीथ। तीसरा क्या है? हेटेरोडोंट। क्योंकि हेटेरोडोंट क्या होते हैं? दांत एक ही प्रकार के नहीं, कई प्रकार के पाए जाते हैं। उसमें से 4 प्रकार के हैं। ये क्या है? हम लोगों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसलिए दांत के लिए थीकोडोंट कहें वो भी सही है, डाईफायोडोंट कहें वो भी सही है, और हम लोग क्या हेटेरोडोंट कहें वो भी सही है। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा डेंटल फार्मूला देखेंगे, है ना? एडल्ट का पहले, उसके बाद चाइल्ड का। क्योंकि दांत में ही, मुख में ही दांत है। तो बेटा जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे ना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार में नहीं देख पाते हैं तो आप कई बार में देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही बार में है। और प्लीज़ वीडियो को अपलोड करके मत देखिए, उससे जो है ना हमारा कुछ होने वाला है ना आपका कुछ होने वाला है। तो चलिए आइए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हम लोग चलिए, साइंटिस्ट वाला लुक है, पढ़ाई भी साइंटिस्ट वाली होनी चाहिए। आओ, तो थोड़ा सा आपको जल्दी और फास्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं डेंटल फार्मूला। क्या है बेटा? डेंटल फार्मूला। पहले एडल्ट का देखेंगे और फिर क्या है? चाइल्ड का देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडल्ट का आ जाने से डेंटल वाला बड़ा, उसका चाइल्ड वाला बड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे? मान लो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जबड़ा है, अगर बनाएं ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे जबड़ा है, और इस जबड़े में अगर हम दिखाएं आपको कि इस तरीके से दांत लगे हुए हैं, इस जबड़े में क्या है? ऐसे ऐसे दांत लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप सुविधा अनुसार देखिएगा, बस एक संरचना नुमा बना दे रहे हैं कि आपको ये लगे कि हाँ ये दांत है, बाकी और कोई बात नहीं है। अगर आपके दांत ऐसे ना होंगे तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? दांत तो दांत होता है चाहे जैसा रहे। ठीक है? हमारा तो राक्षसों वाला है। आओ, तो मान लो एक जबड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, किसी का भी जबड़ा हम मान ले रहे हैं।
तो इसका आधा, इसका क्या होता है आधा, हाफ अपर जा हाफ लोअर जा का हम यहाँ देख लेते हैं। ये क्या है हाफ, हाफ का मतलब आधा इधर, भले कम हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी 7 ठोक कर देना, कौन सा ही तो बाएं हाथ का खेल है मेरे न, इसीलिए तो टीचर बने हैं। देखो कितना हो गया 7, तो आधा इधर केवल एक जबड़े का, तो एक जबड़े का जो आधा इधर, आधा क्या है इधर वाले का हम लोग लिखते हैं और उसके बाद फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में आपको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है, बाद में आप कर सकते हैं। तो डेंटल फार्मूला जो पुरानी किताबें आती थी उसमें ऐसे लिखते थे डेंटल फार्मूला। अब हम डेंटल फार्मूला लिखने जा रहे हैं बेटा किसका, पहले लिखेंगे एडल्ट का, किसका एडल्ट का। तो जो हमारे पास जबड़ा है उसका आधे का एडल्ट का होता है 2123/2123। अब आपको बस इतना ही लिखना है कि यही डेंटल फार्मूला एडल्ट का होता है। पहले ऐसा लिखा जाता था कि हमको 2102 ऐसे लिख करके, देखो मिटा देंगे, अभी लिख रहे हैं 2123/2123 गुणित में 2, तब आके ये पूरा 32 दांत पूछता है। तो ये आपको पुजाने के लिए 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्या कहें इस तरीके से मिल जाए कि 2123/2123, तो यही डेंटल फार्मूला लिखिएगा, ये वाला नहीं, क्योंकि डेंटल फार्मूला केवल हाफ जा का है, हाफ लोअर का और हाफ क्या है अपर का। अपर मतलब ऊपर वाले जबड़े का, नीचे वाले का मतलब लोअर वाले जबड़े का। और दोनों हो, ये भी हो तब दोनों सही है, तब क्या है दोनों सही है। तो डेंटल फार्मूला ये क्या होता है एडल्ट का। अब इसी तरीके से एनसीईआरटी में लिखा है। अब 32 निकालने के लिए ऐसे आपको करना ही पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि 2123/2123 का मतलब क्या हुआ। पहला जो दांत है नीचे का हम देख रहे हैं अपर, पहला क्या है बेटा इनसीजर, क्या है इनसीजर। दूसरा क्या है बेटा ये कैनाइन, क्या है कैनाइन। तीसरा क्या है प्रीमोलर, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ये होता है, तो वही है प्रीमोलर। ये क्या है पीआर एक ही ठो, ये क्या है मोलर, क्या है बेटा मोलर। तो अब हमारे पास ये नीचे वाले जबड़े में इतना है आधा, ऊपर वाले जबड़े में भी उतना ही आधा, ठीक। तो हमारे पास कितना होता है नीचे वाले जबड़े में इंसाइजर कितना होता है 2, केवल नीचे का आधे में पूछ रहे हैं कितना 2, ऊपर वाले में कितना 4, तो कितना हुआ 4 ना। और इसको गुणा करेंगे किससे 2 से, कितना आएगा 8। तो हम कहेंगे क्योंकि ये आधे का ही है ना, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंसाइजर की संख्या कितनी होगी, इंसाइजर की संख्या कितनी होगी बेटा, देखो 2 नीचे 2 ऊपर, कितना 4। और ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, क्योंकि ये आधे का है, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरे का। तो कितना होगा है हमारे पास 4 गुणित 2 बराबर कितना 8। इंसाइजर के बाद आते हैं बेटा कैनाइन, एक ऊपर है एक नीचे, तो 2, लेकिन ये आधे का है तो 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा पूरे का, कितना आता है 4 ना। उसके बाद फिर आता है बेटा प्रीमोलर, क्या है प्रीमोलर हमारे पास कितना है 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितना हुआ 4, और 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा पूरे का, तो 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 दूनी 8 हो गया। अच्छा इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर, और हमारे पास क्या आता है बेटा मोलर, क्या आएगा मोलर। तो मोलर को हम लोगों ने क्या कर दिया, आइए देखिए मोलर को, मोलर 3 ऊपर 3 है नीचे, कितना हो गया 6 ना। और जब 6 है गुणित 2, क्योंकि आधे का है पूरे का इधर कर कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। टोटल देखो तो कितना हो गया बेटा, हम टोटल तीथ कहेंगे, टोटल तीथ कितने होते हैं हमारे पास, तो क्या कहेंगे 12 8 20 4 24, 24 8 32। तो देखो कहते हैं ना कि 32 तीथ, कितने हैं 32 तीथ, मार देंगे ना 32 के 32 दांत टूट जाए, तो कितना है बेटा 32 तीथ होते हैं। लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसमें और याद रखिएगा कि ये 32 में से ये हमारे पास थर्ड मोलर 4th इन नंबर, जो ये तीसरा मोलर है, मोलर कितने हैं 3 ना, मतलब 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 है इधर, लेकिन ये एब्सेंट है इसीलिए इसको कहा जाता है थर्ड मोलर। एंड क्या है 4th इन नंबर, 4th इन नंबर क्या होता है, इसको कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ। ये बेटा एब्सेंट हैं,
क्या हैं, अपसेंट हैं, अब नहीं उगते हैं। 28 इसीलिए होता है, माना जाता है 30 क्योंकि इसका क्राउन वाला भाग नहीं उगता है, बाकी अंदर वाला सब रहता है। तो विजडम टीथ, विजडम टीथ का मतलब ये अब क्या हो गए हैं, वेस्टिजियल, क्या कहेंगे, वेस्टिजियल, केवल अवशेष मात्र रह गए हैं। क्या है, अवशेष। किसी किसी में उग जाए वो दूसरी बात है। और आपका जो अकल डाढ़ आता है वो कौन सा होता है, दूसरा वाला मोलर होता है, जो कि एज क्या आता है 23-24 साल के बाद आता है। तीसरा वाला तो निकलता ही नहीं, तीसरा वाला यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, लेकिन उसका क्राउन एनामेल नहीं निकलेगा, एनामेल नहीं निकलेगा। वहाँ पर आप उंगली डाल के देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो वहाँ वहाँ जगह है, वहाँ वहाँ जगह रहती है, वो आजीवन रहेगी। जब हमारे पास अभी है तो आपके पास तो होगी होगी। दूसरा दांत जब दूसरा मोलर निकलता है तब उसको कहते हैं अकल डाढ़। क्या है, अकल डाढ़ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, थर्ड क्या है, एंड फोर्थ इन नंबर, थर्ड मोलर। यहाँ पे थोड़ा मोलर लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा थर्ड मोलर एंड फोर्थ इन नंबर, क्योंकि ये किधर का है, किधर का है, किधर 4। ये क्या होता है बेटा, अपसेंट होता है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं। क्या है, विजडम टीथ कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्टिजियल हो गए, अवशेष मात्र के हैं। मतलब इनका पूरा बेस है, सब कुछ है, लेकिन इनका एनामेल नहीं निकलता है। तो जिनको बेटा ये क्या है स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, बेबी का, मतलब चाइल्ड का डेंटल फार्मूला। क्या लिखेंगे, चाइल्ड का डेंटल फार्मूला। तो हम इसको हटाते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम चाइल्ड का डेंटल फार्मूला। चलो सही जा रहा है ना, कुछ दिमाग में पल्ले पड़ना चाहिए। आते हैं हम लोग इसे लिखेंगे चाइल्ड का, कि क्या है, डेंटल फार्मूला ऑफ क्या है, चाइल्ड। एडल्ट का पढ़ चुके हैं, डेंटल फार्मूला ऑफ क्या है, चाइल्ड मीन्स बेबी का, बच्चे का डेंटल फार्मूला। तो भाई साहब इसको हम लिखते हैं क्या, 2102/2102। 2102 बटे का मतलब 2102। तो बताओ बेटा इसमें क्या है, ये इंसाइजर, क्या है, इंसीजर है। ये क्या है, कैनाइन है, क्या कहेंगे, कैनाइन है। प्री मोलर बेटा अपसेंट, क्या 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 लिखा है, 0। क्या है, प्री मोलर कितना है, 0, मतलब है ही नहीं। और ये हमारे पास क्या है, मोलर, क्या है, मोलर। तो इसका मतलब है कि बच्चे का डेंटल फार्मूला 2102 होता है। बच्चे में प्री मोलर कोई भी नहीं पाया जाता और लास्ट वाला मोलर भी नहीं पाया जाता, जो हम लोगों में कभी उगता ही नहीं है। मतलब उगता है, उसका कैनाइन पार्ट नहीं निकलता है, एनामेल वाला भाग नहीं निकलता है, ऊपर वाला क्राउन नहीं निकलता। तो आइए देखते हैं कि बच्चे में इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम कहें यहाँ पे इंसाइजर, ये क्या है, इन चाइल्ड, किसमें, चाइल्ड में कितना होगा, वही होगा जो हम लोगों में होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या कहेंगे, 4 दूनी 8। क्यों, क्योंकि बेटा 2 नीचे 2 ऊपर आधे का है, और दुगना कर देंगे इधर का भी आ जाएगा 8। कैनाइन में आप देख लीजिए, कैनाइन में हमारे पास क्या है, एक वही है, तो 2 हमारे पास है, अब दुगना कर देंगे कितना, 4, क्योंकि एक नीचे एक ऊपर हाफ का, तो दोनों तरफ का 4। अच्छा, प्री मोलर अपसेंट, क्या है, प्री मोलर अपसेंट होता है। प्री मोलर कितना है, ऊपर भी नीचे भी कितना है, 0। तो अगर 0 का अगर हम गुणित से 2 से गुणा करें कि दोनों तरफ का देखें तो क्या है, 0। तो प्री मोलर बेटा अपसेंट। और मोलर में अगर हम बात करें तो मोलर में क्या होता है, 2 ऊपर 2 नीचे का आधा, अब पूरे का 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना आएगा, 8। तो बच्चे में अगर हम कहें टोटल टीथ, किसमें, टोटल टीथ इन क्या है, चाइल्ड, याद रखिएगा बच्चे का है, तो 8 4 12, 12 8 20 होता है। मतलब बच्चे में 12 दांत कम पाए जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने टीथ जो है 2 बार उगते हैं, 20 टीथ। 12 दांत क्या है, 20 टीथ क्या है, ग्रोइंग आर 2 टाइम्स, क्या है, 2 बार, क्योंकि यही बच्चे वाले दांत हैं और यही बेटा टूटेंगे, यही जब टूटेंगे तो यही फिर से उगेंगे। जो आए ही नहीं थे उनको टूटने की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या होता है, बच्चे में 12 दांत कम होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन चाइल्ड, क्या है, इन चाइल्ड ओनली 20 टीथ, क्या है, 20 टीथ्स आर, क्या है, 20 टीथ क्या है, प्रेजेंट। बस इतना लिख दो, क्या है, प्रेजेंट होते हैं। बच्चे में कितना बेटा,
बच्चे में केवल इन चाइल्ड ओनली 20 टीथ क्या है प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा 20 टीथ केवल होते हैं। अच्छा, इन चाइल्ड में कितना क्या एब्सेंट होता है, प्री मोलर एब्सेंट। अब कहेंगे इन चाइल्ड, याद रखिएगा इन चाइल्ड प्री मोलर एंड फोर्थ क्या है इन मोलर एंड इन चाइल्ड में प्री मोलर एंड थर्ड मोलर आर क्या है अब्सेंट। बच्चे में प्री मोलर तो पाया ही नहीं जाता, अब मोलर में कौन सा तीसरा वाला मोलर नहीं पाया जाता है। ये आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे नीट के क्वेश्चन हैं, आपको भली भांति इनको याद रखना ही पड़ेगा कि बच्चे में केवल 20 टीथ पाए जाते हैं। बच्चे में क्या है प्री मोलर और लास्ट वाले क्या है जो हमारे पास मोलर हैं, थर्ड मोलर, संख्या में कितने 4, वो एब्सेंट होते हैं। और इन्हीं को विजडम टीथ भी कहा जाता है, थर्ड मोलर। तो डेंटल फार्मूला ऑफ क्या हो गया बेबी या क्या है चाइल्ड 2102/2102, एडल्ट का होता है 2123/2123। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल टीथ हमारे पास आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको लाइट थोड़ा धीमी तेज़ी लगती है तो इसमें आपको थोड़ा एडजस्ट करिए, हाँ, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए मैटर की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ताम झाम लाइट की नहीं होगी। 100% NCERT है और प्लीज़ आप NCERT को ही फॉलो करिए और नीट को क्रैक करिए और सेलेक्ट होके जाइए। और हम आशा करते हैं कि आप NCERT ज़रूर पढ़ेंगे और चैनल को ज़रूर ही लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उसको लाइक भी करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।